नमस्कार दोस्तों, उड़ान एस एकेडमी की इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मोहम्मद रियाज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ के, और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आए और कुछ कोशिश करेंगे कुछ कंसेप्ट को क्लियर करने की और बेहतर करने की। चलिए बिना विलंब के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन कि आर्टिकल 20 के अंतर्गत शामिल हैं। आर्टिकल 20 की बात करें तो सबसे पहला भूतलक्षी दांडिक विधि संरक्षण, दूसरे में बोला गया दोहरे दंड से संरक्षण, और तीसरा बोला गया अपने विरुद्ध गवाही देने संरक्षण। और पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि इस तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 ये आपका सही जवाब है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। इसे समझने के लिए आपको आर्टिकल 20 को बात करनी होगी। आर्टिकल 20 में क्या बोला गया? आर्टिकल 20 में कहा गया अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब यहां पर इसके अंतर्गत तीन खंड आते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 20 का 1, फिर उसके बाद आर्टिकल 20 का 2, आर्टिकल 20 का 3। 20 का 1 क्या कहता है? 20 का 1 कहता है कि भूतलक्षी दांडिक विधि संरक्षण। भूतलक्षी दांडिक विधि से संरक्षण, बताता हूं क्या है ये। और दूसरा हो गया दोहरे दंड से संरक्षण। 20 का 2 क्या कह रहा है? दोहरे दंड से संरक्षण। और तीसरा हो गया आपका अपने विरुद्ध गवाही देने संरक्षण। अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। ये 20 का 1, 2, 3 ये तीनों खंड जो हैं वो ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हैं। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इनके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको डिटेलिंग कर देता हूं कि भूतलक्षी दांडिक विधि संरक्षण का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति भूतलक्षी का मतलब होता है बैकडेट, पीछे की किसी तिथि से अगर आप बात हो रही है, भूतलक्षी का मतलब पीछे किसी तिथि की बात हो रही है। अगर कोई व्यक्ति कोई कृत्य किया है और उस समय वो कृत्य क्या नहीं था, अपराध नहीं था, और बाद में उसे कानून बनाकर क्या घोषित कर दिया गया, उसे क्या बना दिया गया? अपराध बना दिया गया कि ये काम अपराध है। तो फिर आप क्या नहीं कहलाओगे? अगर उस समय वो अपराध के रूप में डिफाइन नहीं था और बाद में कानून बना के उसे अपराध बना दिया गया, तो भी आप क्या नहीं कहलाओगे? तो भी आप अपराधी नहीं कहलाओगे। क्यों? क्योंकि बैक डेट से किसी अपराध के लिए आपको अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। उस टाइम पे, जिस टाइम पे कोई कृत्य किया गया, अगर उस टाइम पे वो अपराध के रूप में डिफाइन नहीं था, बाद में कानून बना के अगर उसे अपराध घोषित कर दिया गया, फिर भी आप अपराधी नहीं कहलाओगे। एग्जाम्पल से समझिएगा कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, मैच फिक्सिंग करता है। अगर कोई व्यक्ति मैच फिक्सिंग करता है और मैच फिक्सिंग के मतलब उस टाइम पे अगर वो अपराध नहीं था और बाद में इसे कानून बना के क्या बना दिया गया, अपराध घोषित कर दिया गया, तो भी वो व्यक्ति क्या नहीं कहलाएगा? अपराधी नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जिस टाइम उसने ये अपराध किया, जिस टाइम उसने ये कृत्य किया, उस टाइम ये अपराध के रूप में डिफाइन नहीं था, इसलिए वो अपराधी नहीं कहलाएगा। बाद में उसे अपराध बना दिया गया तो बैक डेट से उस व्यक्ति को आप अपराधी नहीं कहेंगे, उस टाइम वो अपराध के रूप में डिफाइन ही नहीं था। बात समझ रहे? उसके बाद इसी में एक और बात समझिएगा कि बैक डेट की जो हम बात करते हैं, बैक डेट से किसी व्यक्ति के सजा को आप क्या नहीं कर सकते? बढ़ा नहीं सकते। किसी सजा को बढ़ा नहीं सकते। हाँ, सजा को क्या कर सकते हैं? कम जरूर कर सकते हैं। अब देखिए, इस बात को समझने के लिए आपको एग्जाम्पल समझना होगा। एग्जाम्पल में अगर मैं ये कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति ने अगर चोरी की है, तो चोरी करने की सजा अगर उस टाइम पे 6 माह की थी और बाद में कानून बनाकर उसकी सजा कितनी साल कर दी गई? 2 साल कर दी गई। तो उसकी सजा को आप बढ़ाकर 2 साल नहीं कर सकते। सजा आप नहीं बढ़ा सकते। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने चोरी की और चोरी करने के समय सजा 2 साल थी और आपने कानून बनाकर, आगे चल के कानून बनाया गया और सजा क्या कर दी गई? 6 माह कर दी गई, तो आपकी सजा 2 साल से कम होकर क्या हो जाएगी? 6 माह हो जाएगी। लेकिन
कोर्ट द्वारा सजा सुनाने से पहले, सजा सुनाने से पहले अगर सजा सुना दी गई हो तो फिर कुछ नहीं की जा सकती। लेकिन आपने मान लीजिए चोरी की और उस टाइम चोरी की सजा 2 साल थी, लेकिन कोर्ट के जजमेंट से पहले, कोर्ट के निर्णय से पहले, सजा सुनाने से पहले अगर कानून बनाया गया और कानून बनाकर उस 2 साल की सजा को कम करके 6 माह कर दिया गया, तो कोर्ट के सजा सुनाने से पहले जब कोर्ट सजा सुना रहा है तो उस टाइम पे देखा यह जाएगा कि इस कृत्य के लिए, इस क्राइम के लिए आपकी सजा कितनी समय की होगी। तो पता चला इसकी तो सजा 6 माह है, पहले 2 साल थी, अब 6 माह है, तो कोर्ट ने आपको कितने माह की सजा देगा? 6 माह की सजा देगा। लेकिन अगर आपने यहां की बात करें तो चाहे कोर्ट ने सजा सुना दी हो या सजा ना सुनाई हो, मतलब कोर्ट ने सजा नहीं सुनाई, सजा सुनाने के पहले अगर कानून बना के सजा 2 साल कर दी गई हो तो 6 माह, जिस टाइम आपने चोरी की सजा 6 माह थी, लेकिन सजा से पहले अगर कानून बना के 2 साल कर दी गई हो तब भी आपको 2 साल की सजा नहीं दी जाएगी। तो सजा सुनाने के पहले या बाद में किसी भी सूरत में अगर कानून अगर सजा को बढ़ाता है तो आपकी सजा बढ़ेगी नहीं। लेकिन अगर जजमेंट से पहले अगर कानून बनाकर अगर सजा की अवधि कम कर दी गई है तो आपकी सजा की अवधि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वो क्या हो जाएगा? 2 साल से कम होकर क्या हो जाएगा? 6 माह हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद अगर दोहरे दंड से संरक्षण की बात करें तो दोहरे दंड से मतलब किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। अब ये तो समझ में आया। अब अर्थात करके ये भी समझ लो कि मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट ने सजा सुनाई है 2 साल, वो 2 साल की सजा काट रहा है या काट चुका है, कोर्ट ने फैसला दे दिया है, सजा 2 साल की हो गई है। अब अगर कोई बोलता है कि आपके अपराध में, किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को अगर किसी अपराध के लिए कितनी साल की सजा मिली? 2 साल की सजा मिली। अब बाद में ये पता चलता है कि उसके अपराध में एक और अपराध छुपा हुआ है, एक और अपराध छुपा हुआ है। कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मर्डर में हो सकता है, रेप हो सकता है, या फिर कोई और अपराध छुपा हुआ है। तो ये कि उसको सिर्फ उसी अपराध की सजा मिली थी 2 साल। आप एक काम करिए, ये भी अपराध शामिल है, उसकी सजा को बढ़ा दो, या सजा पूरी हो गई हो तो उसको वापस बुलाओ, उसको फिर से सजा दो। तो आप ये नहीं कर सकते। आप उसकी सजा को ना ही बढ़ा सकते हैं, और सजा पूरी हो गई है तो उसकी सजा को आप दोबारा उसे फिर से सजा नहीं दे सकते। ये एक बार कोर्ट ने उस क्राइम के लिए उसको जजमेंट दे दिया है, सजा 2 साल की सुना दी गई है। अब किसी भी सूरत में उसकी सजा को ना आप बढ़ा सकते हो, ना उसको दोबारा सजा दे सकते हो। वो हो गया। तो दोहरे दंड से संरक्षण, आपको 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। कुछ भी हो जाए, आपको 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। बात समझ में आ रही है? उसके बाद अपने विरुद्ध गवाही देने संरक्षण। याद रखिएगा, पुलिस आपको आपके खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए क्या कर सकता है? बाध्य कर सकता है। इसलिए कोर्ट के सामने दी गई गवाही की ही क्या होती है? वैल्यू होती है। पुलिस के सामने दी गई गवाही की वैल्यू नहीं होती। यहां पर 2 मामले आएंगे, एक सिविल मामले और एक मामले आते हैं क्रिमिनल मामले। सिविल मामले में वैसे भी कोर्ट के सामने ही गवाही दी जाती है, क्रिमिनल मामलों में पुलिस के सामने और कोर्ट के सामने, दोनों के सामने गवाही दी जाती है। लेकिन कोर्ट के सामने दी गई गवाही की ही वैल्यू होगी। पुलिस अगर आपको जबरदस्ती कोई गवाही के लिए बाध्य करता है, बोलता है साइन करो यहां पर कि तुमने अपराध किया है, कोर्ट में जाके मुकर जाइए, अब कोर्ट में बोलिए कि मैंने ये साइन नहीं किया, पुलिस ने जबरदस्ती मुझसे बयान लिया, जबरदस्ती मुझसे ये गवाही दिलवाई, तो कोर्ट के सामने जो कहोगे वही मान्य होगा। पुलिस के सामने कही गई गवाही की कोई वैल्यू नहीं होती। तो अपने विरुद्ध गवाही से संरक्षण, तो पुलिस के सामने कुछ भी कहा हो, कोर्ट में जो कहोगे वही अंतिम होगा। तो ये हो गया आर्टिकल 20 का एलेबरेशन। चलिए, तो ये हो गया आर्टिकल 20, क्लियर है ये? चलिए अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 21, सॉरी आर्टिकल 21 नहीं, अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत सम्मिलित प्रावधान है। आपको यह बताना है कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत कौन कौन से प्रावधान हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, प्रत्येक सरकारी व निजी कार्यालय अपने सभी रिकॉर्ड्स इस तरह से वर्गीकृत तथा व्यवस्थित करेगा कि मांगे जाने पर कोई भी सूचना दी जा सके, पहला। दूसरा, प्रत्येक सरकारी कार्यालय में अधिनियम लागू होने के 100 दिन के भीतर आवश्यक संख्या में जन सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी, जो सूचना देने के लिए बाध्य होगा।
और तीसरा, यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के प्राण और स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटे के भीतर सूचना दिया जाना आवश्यक है। आप मन में सोचिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्यों? क्योंकि मेरे आंसर के साथ आपका आंसर सोचना जरूरी है। आपको क्लियर कर दूं, कहीं ना कहीं इस दो में ही आपको चीजें क्लियर समझ में आ जाएगी। प्रत्येक सरकारी कार्यालय में, निजी कार्यालय में नहीं। बात समझ में आ रही? प्रत्येक सरकारी कार्यालय में, निजी कार्यालय में नहीं। सरकारी कार्यालय अपने रिकॉर्ड को संभाल के रखेगा ताकि मांगे जाने पर सूचना दी जाए। और दूसरे में क्या, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोलता है? प्रत्येक सरकारी कार्यालय में अधिनियम लागू होने के 100 दिन के भीतर, याद रखेगा, 100 दिन के भीतर पीआईओस की स्थापना की जाएगी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की स्थापना की जाएगी, जो मांगे जाने पर सूचना देने के लिए क्या होगा? बाध्य होगा। ये सही है। और तीसरा, यदि सूचना व्यक्ति के प्राण और स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटे के अंदर सूचना देना अनिवार्य है। और अगर सामान्य प्रकृति का अगर प्रश्न है या सामान्य प्रकृति की क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन है, सूचना है, तो 30 दिन के भीतर दिया जाना जरूरी है। तो नॉर्मल सामान्य प्रकृति का इंफॉर्मेशन जो है वो 30 दिन के अंदर, और अगर प्राण और स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटे के अंदर सूचना देना अनिवार्य है। तो इसका ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो पहला छोड़ के दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, अभिव्यक्ति के अधिकार में चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। जो आर्टिकल 19(1) का क कहता है अभिव्यक्ति, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसमें आपसे यह कह रहा है कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, क्या बोलने के अधिकार में आपको चुप रहने का अधिकार है या नहीं। और वहीं पर दूसरा बोलता है, साकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस भारत संघ 1962 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया। मामले में स्पष्ट किया गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। साकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस भारत संघ 1962 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, बोलने की स्वतंत्रता में, कुछ भी छापने की स्वतंत्रता है आपके पास, प्रेस की स्वतंत्रता है आपके पास। ठीक है, तो ये आपका सही है। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने का अधिकार भी आपके पास है। इमैनुअल, याद रखिएगा, इमैनुअल वर्सेस केरल राज्य, 1962 का शायद मामला था। इमैनुअल वर्सेस केरल राज्य में मामला यह था कि इमैनुअल कौन थे? एक यहोवा, एक संप्रदाय से बिलोंग करते थे। उनके बच्चे या वो पूरी फैमिली सिर्फ उसी अपने भगवान को मानती है, उसके अलावा किसी और को नहीं मानती। एक बार नेशनल एंथम के समय उनके बच्चे चुपचाप से थे, कुछ नहीं बोलते थे, नेशनल एंथम में कुछ नहीं बोलते थे। टीचर ने देखा और बहुत बार देखा, उसके बाद फाइनली उनको क्या किया, बहुत बार बोला भी लेकिन बच्चे नहीं माने और उनको स्कूल से निकाल दिया गया। तो उनके पिताजी जो थे वो कोर्ट में अपील किया, याचिका डाल दी कि मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया, प्लीज़ उनको बताइए कि ये गलत किया उन्होंने। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नेशनल एंथम के समय कुछ उसका अपमान नहीं किया गया, चुप रहने से नेशनल एंथम का अपमान नहीं होता। और 19(1) के तहत अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता को भी शामिल कर दिया कि बोलने के अधिकार में चुप रहने का अधिकार भी है। हाँ, नेशनल एंथम के समय अगर वो उसका अपमान करते तो बात अलग थी, ये अपमान नहीं था, ये चुप रहने का मतलब अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में ये अगर आप चुप भी हो तो ये आपका अधिकार है कि आप जो नहीं बोलना चाहते तो आप चुप रहिए। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो 19(1) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने का अधिकार है इमैनुअल वर्सेस केरल राज्य 1962 के मामले में। तो ये आपको समझा दूं मैं आपको कि ये दोनों आपका स्टेटमेंट सही है, पहला दूसरा दोनों आपका स्टेटमेंट सही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संविधान में आर्टिकल 19(1) के संदर्भ में युक्तियुक्त निबंधन का प्रावधान अनुच्छेद 19(2) से 19(6) तक है। मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 19 जो है आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, या मैं ये कहूं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित आपको इसमें कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार बताए गए हैं। मैं बताऊंगा ये 6 अधिकार, और इस 6 अधिकार को 6 खंडों में बताया गया, या ये कहूं कि 19 के 6 खंड हैं और उसमें 19(1) और 19(2) से लेकर 19(6) तक। 19(1) में बताया गया है दी गई स्वतंत्रताओं के बारे में, और 19(2) से 6 में बताया गया है उन पर लगाए गए रोक। ये बताता है कि आपके कौन कौन से अधिकार हैं।
ये बताता है आपके कौन कौन से अधिकार है और ये बताता है कि उनके युक्ति युक्त निर्बंधन कौन से हैं, उनके युक्ति युक्त निर्बंधन कौन से हैं। तो एक जहां बता रहा है कि आपको कौन कौन से अधिकार दिया गया और दूसरा आपको बताता है कि उसके क्या रिस्ट्रिक्शन है। और यहां तक ये भी क्लियर कर दूं कि आपको अधिकारों में 19(1) का क से लेकर 19(1) ख, आप आगे एक जगह आएगा जहां मैं आपको क्लियर करूंगा, 19(1) ग, 19(1) का घ, 19(1) का अंग, 19(1) का च, 19(1) का छ। अब बोले सर ये तो 7 हो गया। 19(1) च जिसमें संपत्ति का अधिकार, जिसमें आपको संपत्ति का अधिकार था, इसे यहां से हटा दिया गया, इसे यहां से हटा दिया गया, तो इसको छोड़ दीजिए। यहां पर 19(1) क, ख, ग, घ, अंग और छ, ये हैं हमारे 6 अधिकार जो हमको दिए गए हैं और उनके रिस्ट्रिक्शन। वो रिस्ट्रिक्शन ये 19(2) के रिस्ट्रिक्शन, 19(3) के रिस्ट्रिक्शन, 19(4) के रिस्ट्रिक्शन, 19(5) में रिस्ट्रिक्शन, 19(5) में रिस्ट्रिक्शन और ये 19(6) में बताए गए रिस्ट्रिक्शन। इसमें 8 रिस्ट्रिक्शन बताए गए हैं, इसमें 2 बताए गए हैं, इसमें 3 बताए गए हैं, इसमें 2 बताए गए हैं और इसमें 3 बताए गए हैं। 8 2 3 2 2 3, ये याद रखिएगा। तो यहां पर पहला आपका सही है कि 19(1) के संदर्भ में युक्ति युक्त निर्बंधन का प्रावधान कहां से कहां तक है, 19(2) से 19(6) तक है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है युक्ति युक्त निर्बंधन वे समुचित सीमाएं हैं जो स्वतंत्रता के अधिकार पर राज्य द्वारा लागू की जा सकती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा 3, पहला और दूसरा दोनों, ये आपके क्या है, सत्य है। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको अगला प्रश्न बता दूं मैं आपको, सूची 1 2 को सुमेलित करिए और आर्टिकल सुमेलित करिए। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि सबसे पहला भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये है 19(1) का पहला, ठीक। दूसरा शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, ये हो गया दूसरा। तीसरा संघ, संगठन और सहकारी समिति बनाने का अधिकार, ये आपका कौन सा आर्टिकल है, 19(1) का ग, तीसरे नंबर का। तो पहले के बाद दूसरा ये हो गया। तीसरा जो आपके अधिकार हैं वो ये है कि संघ, संगठन और सहकारी समिति बनाने का अधिकार। सहकारी समिति को भी बाद में जोड़ा गया 97th अमेंडमेंट 2011 में। इसके बाद चौथे नंबर पे भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी अबाध संचरण का अधिकार, कहीं भी, ग के बाद अगला हो जाएगा घ। चौथे नंबर पे भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी फ्री मूवमेंट, आप कहीं भी जाकर घूम सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो। और 5वें नंबर पे भारत के किसी भी भाग में बस जाने का अधिकार, भारत के किसी भी भाग में बस जाने का अधिकार, ये है आपका अंग। और 6वें अधिकार के रूप में आपको मैं बता दूं 19(1) का छ, भारत के राज्य क्षेत्र में कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार। भारत के राज्य क्षेत्र में आप कोई भी वृत्ति यानी क्या बोलते हैं, प्रोफेशन, उपजीविका, ऑक्यूपेशन, व्यापार, ट्रेड, व्यवसाय यानी कि बिजनेस करने का अधिकार। भारत के राज्य क्षेत्र में आप कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, व्यवसाय यानी ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस यानी कारोबार करने का अधिकार दिया जाता है आपको 19(1) छ में। तो ये आपके 6 युक्तियुक्त निर्बंधन है, सॉरी, ये 6 आपके अधिकार हैं और फिर उनके रिस्ट्रिक्शन भी बताए गए हैं 19(2) से 19(6) में। तो ये यहाँ पर कौन सा सही होगा, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरा पहला और उसके बाद तीसरे का चौथा और फिर चौथे का दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर 2
ये आपका सही जवाब है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करिए। एक आर्टिकल बोला गया है और एक उसे क्या बोलते हैं, उस संबंधित मूल अधिकार। तो यहाँ पर आर्टिकल 20, 21, 22 और 23, सॉरी आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, यह है आपके स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 19 से 22 तक के आर्टिकल दिए गए हैं। 19 बोलता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1) बोलता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 बोलता है अपराधों के लिए दो स्थिति के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दो स्थिति संबंध में संरक्षण। 21 बोलता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, 20 बोलता है अपराधों के लिए दो स्थिति संबंध संरक्षण। 21 बोलता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 22 बोलता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी कि 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 पहला ऑप्शन सही है, 2, 3, 4, 1। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न जो है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत समाविष्ट तत्व, आर्टिकल 18 में क्या बोला गया है? देखिए 18 की बात करें तो उपाधि का अंत, 18 में उपाधि का अंत, उपाधि नहीं दी जाएगी। 18 के अंतर्गत 18 में 4 खंड है, 18(1), 18(2), 18(3), 18(4). देखिए 18(1) क्या बोलता है, राज्य पर लागू होता है। 18(2) बोलता है भारत के नागरिक पर लागू होता है। 18(3) बोलेंगे कि ये किसी विदेशी पर लागू होता है, और 18(4) बोला गया कि ये किसी व्यक्ति पर लागू होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, राज्य पर लागू होता है कि वो शिक्षा और सेना को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में उपाधि नहीं दे सकता। राज्य उपाधि नहीं देगा और ये तीनों उपाधि नहीं लेंगे। तो आर्टिकल 18(1) कहता है कि राज्य पर यह लागू होता है कि वो शिक्षा और सेना को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में उपाधि नहीं देगा। नागरिक पर लागू होता है कि किसी विदेशी राज्य से उपाधि धारण नहीं करेगा। हाँ, विदेश के प्राइवेट सेक्टर से उपाधि धारण कर सकता है। किसी विदेशी पर लागू होता है कि जो राज्य के अधीन किसी लाभ या विश्वास के पद पर हो, वो प्रेसिडेंट की अनुमति के बिना विदेशी राज्य से उपाधि धारण नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति पर लागू होता है, व्यक्ति में नागरिक और गैर नागरिक दोनों शामिल हो जाएंगे, मतलब भारत के नागरिक भी शामिल हो जाएंगे और गैर नागरिक भी इसी में शामिल हो जाएंगे कि किसी व्यक्ति पर लागू होता है जो भारत सरकार के अधीन विश्वास या लाभ के पद पर काम कर रहे हों, वो प्रेसिडेंट की अनुमति के बिना विदेशी राज्य से उपाधि धारण नहीं कर सकता। तो ये हो गया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भारत का कोई भी नागरिक बोलूं या विदेशी बोलूं या व्यक्ति बोलूं, तीनों में सेम है, काम आएगा कि किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट सही है। और राज्य, सेना और शिक्षा यानी विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ये भी सही हो गया। तो मतलब ये है कि दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर जब आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का संबंध संविधान के आर्टिकल 17 से है, तो ये सही है। आर्टिकल 17 बोलता है कि हिंदू समाज में लंबे समय से चली आ रही अस्पृश्यता के अंत की घोषणा की जाती है, और अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता का आचरण करता हुआ पाया गया तो संसद उसे दंड देने के लिए आर्टिकल 35 के तहत कानून बना सकती है। तो संसद ने कानून बनाया अस्पृश्यता निवारक अधिनियम, अस्पृश्यता निवारक अधिनियम 1955। इसमें सजा का प्रावधान 6 माह थी। आपातकाल के समय इंदिरा गांधी ने इसका नाम बदल के रख दिया सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955, और सजा की अवधि बढ़ाकर 1 से 2 साल कर दी गई। और साथ में ये भी प्रावधान जोड़ दिया गया कि अगर कोई अस्पृश्यता आचरण का दोषी सिद्ध पाया जाता है तो सांसद और विधायक के पद, सदस्यों के पद के लिए वो अयोग्य ठहराया जाएगा।
उस सांसद और विधायक के पद की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझिएगा कि सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1955 का संबंध संविधान के अनुच्छेद 17 से है, ये तो आप समझ में आ गया। ठीक है, आपातकाल के समय नाम बदला था इसका, आपातकाल के समय। और साथ ही साथ ये कहा गया कि कोई व्यक्ति अगर अस्पृश्यता आचरण का दोषी सिद्ध पाया जाता है तो वह संसद और किसी राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए क्या होगा, अरहर मतलब एलिजिबल नहीं होगा। उसकी अहर्ता क्या होगी, वो अरहर नहीं होगा, मतलब वो योग्य नहीं होगा, एलिजिबल नहीं होगा। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, सही होता है। तो साथ ही साथ जोड़ दिया गया, सजा के साथ साथ जोड़ दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता का दोषी पाया जाता है या सिद्ध होता है तो वो सांसद के लिए और विधायक के पद की सदस्यता के लिए क्या माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो गया, पहला और दूसरा दोनों। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है कि आर्टिकल 16(4) लागू होने के लिए शर्तें हैं। 16(4) पहला, वर्ग पिछड़ा हुआ होना चाहिए। राज्य की राय में उस वर्ग को उस राज्य के अधीन पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो। देखिए 16(4) क्या कहता है कि यदि कोई वर्ग पिछड़ा है और राज्य को लगे कि विभाग में उसका प्रतिनिधित्व कम है तो इन दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य जो है नौकरी में आरक्षण का प्रावधान बना सकती है। ये 16(4) कहता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि नौकरी में आरक्षण दे सकते हो लेकिन पदोन्नति में आरक्षण नहीं दे सकते। तो ऐसे करके बहुत सारे मामले थे इसके, उस पर जाएंगे तो बहुत समय हो जाएगा। तो अगर वर्ग पिछड़ा है और राज्य की राय में उस वर्ग का प्रतिनिधित्व विभाग में कम है तो इन दोनों तथ्यों को ध्यान में रखकर 16(4) बोलता है कि राज्य नौकरी में आरक्षण दे सकती है। राज्य नौकरी में आरक्षण दे सकती है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, चलिए अब आगे अगला प्रश्न जाते हैं। निम्न कथनों पर विचार करिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 का विस्तार सरकारी सहित गैर सरकारी संस्थाओं या निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले पदों तक है। और दूसरा बोलता है अनुच्छेद 16 का अधिकार केवल उन मामलों में लागू होता है जहां राज्य द्वारा नौकरी दी जा रही हो। तो आर्टिकल 16 बोलता है कि राज्य द्वारा जो नौकरी दी जाती है उस पर आरक्षण की बात करता है, न कि प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट क्षेत्र के द्वारा या प्राइवेट कंपनी के द्वारा दिए गए पदों पर नहीं। सिर्फ सरकार, वो भी कौन सी सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और उसमें गैर सरकारी संस्थानों की बात ही नहीं हो रही है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सब राज्य के लिए है, केंद्र जो अपना करे वो करे, लेकिन यहाँ राज्य के लिए बाध्यता होती है कि आर्टिकल 16 का विस्तार सिर्फ सरकारी पदों की बात हो रही है, सरकारी पदों की बात हो रही है, न कि गैर सरकारी पदों की बात होगी। ठीक है, और 16 में ये गलत हो जाएगा। 16 में साफ साफ भी कह रहा है कि इसका अधिकार केवल उन मामलों में लागू होता है जहां पर राज्य द्वारा नौकरी दी जा रही हो। ना केंद्र की नौकरी की बात हो रही है, ना प्राइवेट सेक्टर की नौकरी की बात हो रही है। राज्य द्वारा दी गई नौकरी में ही नौकरी के आरक्षण की बात की जाएगी आर्टिकल 16 के अंतर्गत। तो ये सही है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 दूसरा सही है, केवल 2। और अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अनुच्छेद 15(5) के अनुसार राज्य अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षण संस्थानों सहित सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को दाखिले में आरक्षण दे सकता है। 15(5) क्या कहता है? 15(5) और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है? 15(5) को संविधान के 93वें संविधान संशोधन 2007 के माध्यम से अंतर्स्थापित किया गया। ये गलत हो गया। 93वां संविधान संशोधन तो है लेकिन 2007 नहीं, 2005 में। तो ये इस हिसाब से गलत हो गया। तो 93rd अमेंडमेंट 2005 से 15(5) जोड़ा गया। उसमें क्या बोला गया कि सरकारी और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश में आरक्षण दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों में एसटी, एससी, ओबीसी विद्यार्थियों को प्रवेश में आरक्षण दिया जाएगा। प्रवेश में आरक्षण मतलब दाखिला में आरक्षण दिया जाएगा, उनको प्रवेश दिया जाएगा, मतलब इतनी सीटों पे उनको इन सीटों पे प्रवेश मिल जाएगा।
तो याद रखिएगा, लेकिन उसमें भी एक शर्त यह है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर। तो यहां पर साफ लिखा है कि राज्य अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थानों सहित, तो ये यहां पर गलत हो जाता है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में ऐसा नहीं होगा, हाँ सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में होगा, लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में ऐसा नहीं कर सकते, ये आपका गलत हो जाएगा। तो पता ये चला कि पहला भी गलत दूसरा भी गलत, यानी दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट मतलब ऑप्शन 4 पहला भी नहीं और दूसरा भी नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अनुच्छेद 14 में निहित विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, प्रोफेसर डायसी, ब्रिटेन के महान विधिवेत्ता प्रोफेसर डायसी की रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, संविधान के आधारभूत लक्षणों में शामिल है। जो संविधान का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जो बेसिक आधारभूत जो ढांचा है, मूलभूत ढांचा है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी चीज को या किसी भी वाक्यांश को या किसी भी शब्द को संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा बता दिया तो संसद आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करके भी उस प्रभाव को कम नहीं कर सकती या उस प्रभाव को हटा नहीं सकती। तो यहां पर आर्टिकल 14 के अंतर्गत रूल ऑफ लॉ संविधान का मूलभूत ढांचा है, तो ये सही है। भारत की संसद आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करके भी अनुच्छेद 14 में निहित विधि के शासन के मूल भाव को न्यून यानी कम नहीं कर सकती, तो ये आपका सही है, नहीं कर सकती। अगर किसी को भी सुप्रीम कोर्ट अगर किसी चीज को भी अगर संविधान का आधारभूत ढांचा कह दे अपने जजमेंट में, बैठक के साथ मतलब बेंचेस के साथ मिनिमम 5 बेंच से ऊपर होने चाहिए, और ऐसे मामले में अगर वो किसी भी बात को कह दे कि ये संविधान का मूलभूत ढांचा है प्रामाणिकता के साथ, अगर वो कह देता है तो फिर संसद उसमें 368 का प्रयोग करके भी उसे कम या खत्म नहीं कर सकती। दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश विधि के समक्ष समानता या समता कहां से लिया गया है? देखिए एक शब्द आता है समानता, एक शब्द है समता। जब हम समानता की बात करते हैं तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार, तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार ये क्या है? इसका मतलब ये है कि विधि के सामने सब समान है। जैसे एक माँ के सामने सभी बच्चे समान हैं, एक 2 साल का बच्चा भी, 10 साल का बच्चा भी और 20 साल का बच्चा भी, ये तीनों को समान अधिकार दिया जाए, तो ये समानता की बात करता है, जो कि एक नकारात्मक अभिव्यक्ति है। समता की बात करें तो माँ को कि विधियों का सबको समान संरक्षण, अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए, अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से लोगों को के लिए क्या बनाए जाते हैं? कानून बनाए जाते हैं। तो ये समता है। अगर माँ को लगता है कि 20 साल के बच्चे को मेरे प्यार की जरूरत नहीं है तो उसको 10 मिनट प्यार कर रही है, 10 साल के बच्चों को आधा घंटा प्यार कर रही है, लेकिन 2 साल के बच्चे को पूरा दिन भर प्यार कर रही है, केयर कर रही है, तो वो क्या है? आपका समता है। ये एक सकारात्मक अभिव्यक्ति है जो अमेरिका से ली गई है। ये नकारात्मक व्यक्ति है, अभिव्यक्ति है जो ब्रिटेन से ली गई है। तो अगर विधि के समक्ष समता बोल रहे हैं, लेकिन बेसिकली विधि के समक्ष समानता, ये जो शब्द है विधि के समक्ष समानता या समता, ये कहां से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। और ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये प्रोफेसर डायसी रूल ऑफ लॉ के 3 लक्षणों के अंतर्गत एक लक्षण है। रूल ऑफ लॉ के 3 लक्षण हैं, जिनमें से एक लक्षण यह है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ये कहा गया कि विधि के सामने सभी समान है, ये प्रोफेसर डायसी रूल ऑफ लॉ से लिया गया है। तो ये जो है अगर, और दूसरी तरफ अगर विधियों का सबको समान संरक्षण कहा गया है, विधियों का सबको समान संरक्षण, तो विधियों का मतलब कई विधियों का आपको समान संरक्षण। यदि मैं ये कहूं कि अमीर और गरीब से बराबर टैक्स लिया जाएगा, अमीर से भी 10% टैक्स, गरीब से भी 10% टैक्स उनकी इनकम का, तो ये आपका समानता है। और अगर मैं कहूं अमीर ज़्यादा कमाते हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाए और गरीब कम कमाते हैं उनसे कम टैक्स लिया जाए, तो ये समता है। अमीर से लिया गया ज़्यादा टैक्स विधि के समक्ष समानता के अधिकार को दर्शाता है, और अमीर से ज़्यादा और गरीब से कम लिया गया टैक्स, मतलब अमीर और गरीब से बराबर टैक्स लिया गया तो वो विधि के समक्ष समानता है, और अमीर से ज़्यादा और गरीब से कम टैक्स लिया जा रहा है तो वो विधियों का सबको समान संरक्षण का अधिकार के अंतर्गत शामिल होता है। तो ये जो
वाक्यांश प्रयोग किया गया है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ये लिया गया है ब्रिटेन से। और फिर आगे चल के समानता और समता में एक बेसिक समानता और अंतर है जो आपको बाद में स्पष्ट किया जाएगा। ये तो मैंने अंतर ऐसे ही बता दिया थोड़ा बात करके डेप्थ में, लेकिन समानता और समता में बेसिक जो अंतर है वो आपको पढ़ने के दौरान समझ में आएगा। इसे दोनों को समान रख सकते हैं कि ठीक है, इस पर हम बाद में कभी मौके मिलेगा तो बाद में बात करेंगे, ठीक है। और विधियों का सबको समान संरक्षण ये लिया गया है अमेरिका से, ये लिया गया अमेरिका से। चलिए अब आखिरी के कुछ प्रश्न बचे हुए हैं उस पर बात कर लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, 44वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। हटाने से पूर्व यह निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल था? याद रखिएगा, मैं आपको पहले ही बता दिया था 19(1)(च) यह है संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और इसे हटाने के बाद 300(a) में या 300(क) में अंतर स्थापित किया गया। तो अब ये मूल अधिकार नहीं है लेकिन संवैधानिक अधिकार है। तो चूंकि संविधान के आर्टिकल 300(क) से संबंधित है इसलिए संवैधानिक है, लेकिन मूल अधिकार से हटा दिया गया, इसलिए अब ये मूल अधिकार नहीं है। इस पर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, सूचना के अधिकार के अंतर्गत कितने दिन के भीतर मांगी गई साधारण प्रकार की सूचनाओं को दिया जाना आवश्यक है? तो आपको मैंने क्लियर किया था 30 दिन के अंदर। अगर सूचना जो है वो आपके प्राण और स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटा, और अगर सूचना सामान्य प्रकृति का है तो 30 दिन के भीतर दिया जाना अनिवार्य है। तो इसका सही जवाब है 30 दिन, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि संवैधानिक इन प्रश्नों से आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, और अपने कंसेप्ट को बेहतर करने के लिए हर MCQ से जुड़ा करें। हर MCQs में हर क्वेश्चंस टीचर बहुत मेहनत से निकालते हैं। आप उस क्वेश्चंस को देखें और उस टीचर के आंसर देने से पहले आप अपना आंसर पॉज करके अपना आंसर तैयार करें, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसका आंसर सर के आंसर देने से पहले हमने दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टेक केयर।